तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस ITF। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 2 ट्रेड ट्रांजैक्शंस और उसका चैप्टर 2.6 ट्रांजैक्शंस अंडर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। यह IIBF के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर के चलते हैं। अब समझते हैं ट्रांजैक्शंस अंडर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के इंट्रोडक्शन को। पहले की पेमेंट मेथड्स जैसे एडवांस पेमेंट, ओपन अकाउंट और बिल्स फॉर कलेक्शन, इन सभी में एक न एक साइड को रिस्क था। या तो एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलने की अनसर्टेनिटी थी या इंपोर्टर को गुड्स मिलने की। इसी लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए एक ऐसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत महसूस हुई जो दोनों साइड्स को एश्योरेंस दे कि बायर को गुड्स एग्रीड टर्म्स पर मिलेंगी और सेलर को पेमेंट एग्रीड टर्म्स पर मिलेगी। और यही रोल डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स यानी DCs प्ले करते हैं, जिन्हें लेटर्स ऑफ क्रेडिट यानी LC भी कहते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट्स सेटल करने के लिए वाइडली एक्सेप्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। LC बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक बैंक अपने कस्टमर यानी इंपोर्टर की तरफ से यह कमिट करता है कि एक्सपोर्टर को गुड्स या सर्विसेज की काउंटर वैल्यू पे करेगा। ये पेमेंट एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर होती है, लेकिन तभी जब एक्सपोर्टर अग्रीड टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करे। अब इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ICC ने यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स UCPDC, जिसे UCP भी कहते हैं, कि ICC ब्रोशर 600 के आर्टिकल 2 में लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑफिशियल डेफिनेशन दी है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेटर ऑफ क्रेडिट किसी भी ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं, हाउएवर नेम्ड और डिस्क्राइब्ड, जो इरेवोकेबल हो और जिसमें इशूइंग बैंक की एक डेफिनेट अंडरटेकिंग हो कि पेमेंट करेगा, और यह पेमेंट तब होती है जब प्रेजेंट किए गए डॉक्यूमेंट्स एक कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूट करें। तो बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक की ये कमिटमेंट है कि अग्रीड टर्म्स के हिसाब से पेमेंट करेगा, लेकिन तभी जब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड टाइम के अंदर सबमिट हों। ये डॉक्यूमेंट्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे गुड्स की सेल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइस, गुड्स की शिपमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स जैसे क्वालिटी सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, और साथ ही लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट और लास्ट डेट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जैसी कंडीशंस की कंप्लायंस भी ज़रूरी होती है। अब ALC का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना बहुत ज़रूरी है। बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करते हैं, एक्चुअल गुड्स के साथ नहीं। यानी बैंक का पेमेंट करने का डिसीजन सिर्फ इस बात पर बेस्ड होता है कि सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स फेस पर LC की सभी टर्म्स और कंडीशंस को कंप्लाई करते दिखते हैं या नहीं। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट प्रोसेस में बैंक्स की सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से दोनों पार्टीज के बीच एक हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट क्रिएट होता है, और यही अश्योरेंस एक मेन रीजन है कि लेटर्स ऑफ क्रेडिट दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड में इतने वाइडली यूज होते हैं। इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट LC ट्रांजैक्शंस के इनहेरेंट एडवांटेजेस ने मॉडर्न टाइम्स में इंटरनेशनल ट्रेड की ग्रोथ में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। अब हम लेटर ऑफ क्रेडिट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझेंगे। अब समझते हैं लेटर्स ऑफ क्रेडिट में इन्वॉल्व्ड पार्टीज को। फर्स्ट पार्टी है एप्लीकेंट यानी ओपनर। ये जनरली गुड्स का बायर या इंपोर्टर होता है जो बेनिफिशियरी यानी एक्सपोर्टर को पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इसी के कहने पर इशू होता है, यानी एप्लीकेंट अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस देता है और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बेस्ड पर LC इशू होता है। सेकेंड पार्टी है इशूइंग बैंक यानी ओपनिंग बैंक। ये वो बैंक है जो अपने कस्टमर यानी बायर या इंपोर्टर की रिक्वेस्ट पर लेटर ऑफ क्रेडिट एस्टैब्लिश करता है। ये बैंक बेनिफिशियरी को पेमेंट करने की अंडरटेकिंग देता है, लेकिन तभी जब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट हों और सभी स्टिपुलेटेड टर्म्स और कंडीशंस कंप्लाई हों। थर्ड पार्टी है बेनिफिशियरी। यह जनरली गुड्स का सेलर या एक्सपोर्टर होता है जो एप्लीकेंट से पेमेंट रिसीव करने का एंटिटल्ड होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इसी के फेवर में इश्यू होता है, जिससे यह या इनका एजेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके LC की टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से पेमेंट ऑब्टेन कर सके। अब अगर लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफरेबल हो तो LC में मेंशन ओरिजिनल बेनिफिशियरी को फर्स्ट बेनिफिशियरी कहते हैं। ये क्रेडिट किसी सेकंड पार्टी को ट्रांसफ़र की जा सकती है, जिसे सेकंड बेनिफिशियरी कहते हैं, जो गुड्स की शिपमेंट कैरी आउट कर सकता है। फोर्थ पार्टी है एडवाइजिंग बैंक।
एडवाइजिंग बैंक वो बैंक होता है जो लेटर ऑफ क्रेडिट की इंफॉर्मेशन बेनिफिशियरी तक पहुंचाता है। ये जनरली बेनिफिशियरी के देश में या उनके प्लेस ऑफ बिजनेस में लोकेटेड होता है। किसी बैंक के लिए दूसरे बैंक का इशू किया हुआ क्रेडिट एडवाइस करने के लिए इशूइंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक के बीच पहले से कोई अरेंजमेंट या रिलेशनशिप होना चाहिए। एडवाइजिंग बैंक या तो इशूइंग बैंक का कॉरेस्पॉन्डेंट हो सकता है या फिर ऑफ बैंक जिसे बेनिफिशियरी ने स्पेसिफिकली इंडिकेट किया हो। एडवाइजिंग बैंक का मेन रोल लेटर ऑफ क्रेडिट की अपेरेंट ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना होता है। यह एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है जो बेनिफिशियरी को इन्फॉर्म करता है कि उनके फेवर में एक क्रेडिट इश्यू हुआ है। इसमें केवल यह अश्योरेंस दिया जाता है कि एलसी असली है और इसे एक सही सोर्स द्वारा जारी किया गया है। फिफ्थ पार्टी है कन्फर्मिंग बैंक। कन्फर्मिंग बैंक बेसिकली इश्यूइंग बैंक की अंडरटेकिंग के ऊपर अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट कमिटमेंट ऐड करता है। यानी अब सिर्फ इशूइंग बैंक की गारंटी नहीं है, कन्फर्मिंग बैंक भी पेमेंट करने, निगोशिएटिंग करने या बिल एक्सेप्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब यह सिचुएशन कब आती है? जब एक्सपोर्टर को इशूइंग बैंक की क्रेडिबिलिटी पर पूरा भरोसा न हो। ऐसे में कन्फर्मिंग बैंक अपनी खुद की डेफिनेट और इंडिपेंडेंट अंडरटेकिंग देता है कि पेमेंट या एक्सेप्टेंस ज़रूर ऑनर होगी, और यह अंडरटेकिंग इशूइंग बैंक पर किसी भी तरह डिपेंड नहीं करती। तो एक्सपोर्टर के लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग बैंक को सबमिट करता है और इशूइंग बैंक की चिंता किए बिना पेमेंट के लिए उसी पर रिलाई करता है। अब कन्फर्मिंग बैंक ये कॉन्फर्मेशन ऐड करने का फैसला कैसे लेता है? ये अपनी तरफ से इशूइंग बैंक की क्रेडिट वर्दिनेस असेस करता है और देखता है कि उस बैंक के साथ उसकी क्रेडिट लाइंस अवेलेबल हैं या नहीं। उसी बेस्ड पर कॉन्फर्मेशन ऐड करने का डिसीजन होता है। सिक्स्थ पार्टी है नेगोशिएटिंग यानी नॉमिनेटेड बैंक। नेगोशिएशन का मतलब है सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट वैल्यू देना, यानी पेमेंट या एडवांस करना। नेगोशिएटिंग या नॉमिनेटेड बैंक वो बैंक होता है जिसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट किए जा सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट में या तो एक स्पेसिफिक बैंक को नेगोशिएशन के लिए नेम किया जा सकता है जिसे रिस्ट्रिक्टेड नेगोशिएशन कहते हैं, या फिर एक्सपोर्टर को ये फ्रीडम दी जा सकती है कि वो किसी भी बैंक के थ्रू नेगोशिएट कर सके, जिसे अनरिस्ट्रिक्टेड या फ्रीली अवेलेबल नेगोशिएशन कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉमिनेटेड बैंक के पास बिल निगोशिएट करने और उसके अगेंस्ट पेमेंट प्रोवाइड करने का ऑप्शन होता है, लेकिन ये उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है, ये उसके अपने डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट में नॉमिनेटेड होने से बैंक को निगोशिएट करना या ड्राफ्ट्स ऑनर करना ज़रूरी नहीं हो जाता। अब बात करते हैं रीइंबर्समेंट बैंक की। रीइंबर्समेंट बैंक वो बैंक होता है जो निगोशिएटिंग बैंक की तरफ से लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर पेमेंट्स, एक्सेप्टेंस या निगोशिएशन के लिए लॉन्च किए गए रीइंबर्समेंट क्लेम्स ऑनर करने के लिए ऑथोराइज्ड होता है। ये जनरली बैंक होता है जहां इशूइंग बैंक का अकाउंट मेंटेन्ड होता है जिसमें से पेमेंट होती है। कुछ केसेस में इशूइंग बैंक ये फंक्शन खुद परफॉर्म करता है और कोई अलग रीइंबर्सिंग बैंक स्पेसिफाई नहीं किया जाता। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट को। सबसे पहले बात करते हैं रिवोकेबल और इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट की। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है जिसे इशूइंग बैंक एक्सपोर्टर की कंसेंट लिए बिना कैंसिल या मॉडिफाई कर सकता है। इसी लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से ये इंटरनेशनल ट्रेड में जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होता। दूसरी तरफ इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है जिसे कैंसिल या चेंज करना तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक सभी इन्वॉल्व पार्टीज मिलकर अमेंडमेंट पर अग्री न करें, और इसमें एक्सपोर्टर भी शामिल है। यूसीपी 600 के अकॉर्डिंग सभी लेटर्स ऑफ क्रेडिट बाय डिफॉल्ट इरिवोकेबल माने जाते हैं, इसीलिए रिवोकेबल एलसीज अब प्रैक्टिकली ऑब्सोलेट हो गए हैं और बहुत कम यूज होते हैं। अब रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट का रिस्क क्या है? अगर इसे एक्सेप्ट किया जाए तो एक्सपोर्टर को पोटेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इशूइंग बैंक इसे कभी भी कैंसिल या ऑल्टर कर सकता है, चाहे गुड शिप हो चुकी हो या बायर के देश में पहुंच भी चुकी हो। और यूसीपी 600 के आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग एलसी ट्रांजैक्शंस को गवर्न करने वाली आईसीसी पब्लिकेशन में बताया गया है कि क्रेडिट इरिवोकेबल होता है चाहे इसका कोई इंडिकेशन हो या ना हो। और आर्टिकल 10 ये कहता है कि क्रेडिट को तब तक अमेंड या कैंसिल नहीं किया जा सकता जब तक इशूइंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक अगर कोई हो और बेनिफिशियरी यानी सेलर सभी की कंसेंट ना हो। इसीलिए सेलर के लिए ये एडवाइजेबल है कि वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन करे कि बायर को एक इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करना होगा। साथ ही सेलर को यह भी केयरफुली वेरीफाई करना चाहिए कि इशू किए गए क्रेडिट में कई ऐसा क्लॉज तो नहीं जो इसे रिवोकेबल इंडिकेट करता हो।
और इरिवोकेबल नेचर की वजह से ही लेटर ऑफ क्रेडिट ने एक वेल इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्रेडिट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि यह यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स यानी यूसीपी 600 या उसके लेटेस्ट एप्लीकेबल वर्जन से गवर्नड है। अब समझते हैं कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट को। इंटरनेशनल ट्रेड में लेटर ऑफ क्रेडिट जनरली इंपोर्टर के देश का बैंक इशू करता है दूसरे देश के एक्सपोर्टर के लिए। लेकिन सोचो, अगर एक्सपोर्टर को उस इशूइंग बैंक पर भरोसा ना हो या उस देश से रिलेटेड कोई कंट्री रिस्क हो, तो एक्सपोर्टर या उनका बैंक सिर्फ इशूइंग बैंक की अंडरटेकिंग पर रिले नहीं करना चाहेगा। ऐसे में एक्सपोर्टर इंपोर्टर से कह सकता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट को किसी दूसरे बैंक से कंफर्म करवाओ। यह कंफर्मिंग बैंक जनरली एक ज़्यादा रिलायबल और क्रेडिट वर्दी इंस्टीट्यूशन होता है, अक्सर किसी मेजर फाइनेंशियल सेंटर में या एक्सपोर्टर के अपने देश में, जो पेमेंट की एडिशनल अश्योरेंस देता है। तो कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली यह है कि इशूइंग बैंक के अलावा एक और बैंक अपनी खुद की इंडिपेंडेंट अंडरटेकिंग ऐड करता है कि क्रेडिट के अंडर पेमेंट करेगा। अब बेनिफिशियरी के लिए यह बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि पेमेंट का सपोर्ट दो बैंक से है, इशूइंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक दोनों से। इसीलिए यह क्रेडिट बेनिफिशियरी के लिए ज़्यादा सिक्योर और फेवरेबल माना जाता है। और जो बैंक ये कंफर्मेशन ऐड करता है उसकी अंडरटेकिंग ये होती है कि क्रेडिट की सभी टर्म्स और कंडीशंस प्रॉपरली फुलफिल होने पर वो पेमेंट करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा या ऑनर करेगा। जब लेटर ऑफ क्रेडिट किसी लोकल बैंक द्वारा कंफर्म होता है तो एक्सपोर्टर को और भी ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि वो अपने ही देश के बैंक के साथ डील कर सकता है। इससे रिस्क्स लोकलाइज हो जाते हैं और फॉरेन बैंक्स या कंट्री रिलेटेड अनसर्टेनिटीज से जुड़ी चिंताएं कम हो जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन की ओवर ऑल कॉस्ट बढ़ा देता है, क्योंकि कंफर्मिंग बैंक अपनी इंडिपेंडेंट कमिटमेंट ऐड करने के लिए एक फ़ी चार्ज करता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मुंबई के एक्सपोर्टर ए को फिनलैंड के XYZ को ऑपरेटिव बैंक की तरफ से एक लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, जो बायर BRS के बिहाफ पर $25,000 की गारमेंट्स की शिपमेंट के लिए इश्यू हुआ है। अब XYZ को ऑपरेटिव बैंक वाइडली रिकॉग्नाइज नहीं है और इसकी क्रेडिट रेटिंग भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए एक्सपोर्टर ए ये रिक्वायर करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट किसी दूसरे बैंक से कंफर्म हो। तो ए किसी रिप्यूटेड इंटरनेशनल बैंक या इंडिया के किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट करता है ताकि उसे एडिशनल पेमेंट सिक्योरिटी मिल सके। XYZ को ऑपरेटिव बैंक फिनलैंड अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ GBP नस्ट्रो रिलेशनशिप का यूज़ करके अरेंज करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुंबई कंफर्म करे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुंबई लेटर ऑफ क्रेडिट में अपनी कंफर्मेशन ऐड करता है और साथ ही यह भी एग्री करता है कि अगर बेनिफिशियरी क्रेडिट कंप्लायंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे तो वो डॉक्यूमेंट्स निगोशिएट भी करेगा। इस तरह ए को कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि अब वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल बैंक की क्रेडिबिलिटी पर रिलाई कर सकता है और साथ ही अपने ही देश में डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकता है। अब समझते हैं साइट क्रेडिट और यूजेंस क्रेडिट को। साइट क्रेडिट वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होते ही इशूइंग बैंक पेमेंट कर देता है। लेकिन UCP 600 के आर्टिकल 14B के अकॉर्डिंग इशूइंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने की डेट से मैक्सिमम 5 बैंकिंग डेज मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने के लिए और ये डिटरमिन करने के लिए कि वो क्रेडिट की टर्म्स और कंडीशंस कंप्लाई करते हैं या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रेपेंसीज मिले तो इशूइंग या कंफर्मिंग बैंक को प्रेजेंटिंग बैंक को नोटिफाई करना होता है। और अगर डॉक्यूमेंट्स सब ठीक हों और लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स कंप्लाई करते हों तो इशूइंग या कंफर्मिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने की डेट से 5 बैंकिंग डेज के अंदर साइट बिल की पेमेंट करनी होती है। और यूजेंस क्रेडिट वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें पेमेंट तुरंत नहीं होती, बल्कि एक फ्यूचर डेट पर या एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद होती है। पेमेंट की ड्यू डेट किसी पर्टिकुलर इवेंट से लिंक्ड हो सकती है, जैसे डेट ऑफ शिपमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस या वो डेट जब बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया हो। यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट में इशूइंग बैंक पहले से ही ये अंडरटेकिंग दे देता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पेमेंट करेगा। इसीलिए जनरली ड्राफ्ट्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में यूजेंस LC में फिर भी ड्राफ्ट्स ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, चाहे वो इशूइंग बैंक पर हो, कंफर्मिंग बैंक पर हो या नॉमिनेटेड बैंक पर। जब डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड मान लिए जाते हैं, यानी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर कोई डिस्क्रेपेंसी नोटिस इशू नहीं होता, तो इशूइंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट में स्पेसिफाइड ड्यू डेट पर पेमेंट करने के लिए ऑब्लिगेटेड हो जाता है।
अब समझते हैं बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट को। बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है जो किसी एग्जिस्टिंग एलसी को सिक्योरिटी के तौर पर यूज करके ओपन किया जाता है। यानी पहले एक एलसी होता है और उसी की स्ट्रेंथ पर एक दूसरा एलसी इश्यू होता है, इसीलिए इसे काउंटरवेलिंग क्रेडिट भी कहते हैं। और जो ओरिजिनल एलसी इस नए क्रेडिट को ओपन करने की बेसिस या सिक्योरिटी बनता है, उसे ओवरराइडिंग क्रेडिट या प्रिंसिपल क्रेडिट कहते हैं। ये टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट जनरली तब यूज होता है जब बेनिफिशियरी ओरिजिनल एलसी को सिक्योरिटी के तौर पर यूज करके किसी गुड्स या रॉ मटेरियल्स के सप्लायर के फेवर में एक दूसरा एलसी ओपन करता है। ऐसे क्रेडिट्स जनरली या तो डोमेस्टिक एलसी की फॉर्म में लोकल करेंसी में इशू होते हैं या फिर इंपोर्ट एलसी की फॉर्म में फॉरेन करेंसी में। अब इस अरेंजमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ओरिजिनल यानी ओवरराइडिंग क्रेडिट का बेनिफिशियरी दूसरा एलसी ओपन करते वक्त अपनी खुद की टर्म्स सेट कर सकता है और अपने सप्लायर को ओरिजिनल एलसी की डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती। ये सिचुएशन ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में नहीं होती, जहां डिटेल्स शेयर करनी पड़ती हैं। बेसिकली यह एक इंटरमीडियरी की तरफ से एक्चुअल मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के फेवर में या रॉ मटेरियल्स या दूसरे गुड्स प्रोक्योर करने के मकसद से ओपन किया गया लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। अब इस बैक टू बैक एलसी स्ट्रक्चर में गुड्स की मूवमेंट देखते हैं। गुड्स मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से इंटरमीडियरी तक पहुंचती हैं और इंटरमीडियरी फिर उन्हें फाइनल यूजर यानी इंपोर्टर को सप्लाई करता है। इंटरमीडियरी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि वो दो अलग एलसीज को यूज करके पूरा ट्रांजैक्शन मैनेज करता है। एक एलसी से सप्लायर से प्रोक्योरमेंट होती है और दूसरे एलसी से फाइनल बायर का ऑन ऑर्डर फुलफिल होता है, और इस पूरे प्रोसेस में ओरिजिनल ट्रांजैक्शन की कई भी डिटेल्स कहीं एक्सपोज नहीं होती। अब प्रैक्टिकली देखें तो ये स्ट्रक्चर किन सिचुएशंस में ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट सिचुएशन, जब अल्टीमेट बायर ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने पर अग्री ही नहीं करता। सेकेंड सिचुएशन, जब बेनिफिशियरी नहीं चाहता कि ओरिजिनल एलसी के ओपनर को उसका सप्लाई सोर्स पता चले। थर्ड सिचुएशन, जब एक्चुअल मैन्युफैक्चरर या सप्लायर डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट पेमेंट पर इंसिस्ट कर रहा हो लेकिन ओरिजिनल एलसी के बेनिफिशियरी के पास उस वक्त सफिशिएंट फंड्स न हो। और फोर्थ सिचुएशन, जब बेनिफिशियरी नहीं चाहता कि लोकल सप्लायर को ओरिजिनल एलसी की फाइनल डेस्टिनेशन या कोई दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म्स पता चलें। अब बैंकर के नज़रिए से देखें तो बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट जनरली एक सेफ इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता और यह रिलेटिवली रिस्की होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक को बैक टू बैक क्रेडिट के अंडर रिसीव हुए डॉक्यूमेंट्स के बेस्ड पे पेमेंट करनी होती है, और अगर इंटरमीडियरी यानी बैक टू बैक एलसी का ओपनर इन डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस या सप्लीमेंट करने में फेल हो जाए ताकि ओरिजिनल एलसी की रिक्वायरमेंट्स मीट हों, तो बैंक को एक्सपोजर और पोटेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बैंक्स को बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते वक्त पर्टिकुलरली कॉशियस रहना होता है। ऐसे क्रेडिट सिर्फ ट्रस्टवर्दी और फिनेंशियली साउंड सप्लायर्स के लिए और रिलायबल और वेल एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट्स की बिहाफ पर ओपन किए जाने चाहिए। जनरली बैंक्स ओरिजिनल एलसी को ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी की फॉर्म में यूज़ करते हैं और बैक टू बैक क्रेडिट इशू करने से पहले बैंक की क्रेडिट नॉर्म्स और इंटरनल पॉलिसीज़ के हिसाब से एडिशनल सिक्योरिटी कवर भी रिक्वायर कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट को हमेशा दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस की तरह हैंडल करना होता है, एक ओरिजिनल एलसी के लिए और दूसरा सप्लायर के फेवर में ओपन किए गए नए एलसी के लिए। ये ट्रांसफरेबल लेटर ऑन क्रेडिट से बिल्कुल अलग है, जहां चाहे क्रेडिट दूसरे बेनिफिशियरी को पास ऑन हो जाए फिर भी उसे एक सिंगल ट्रांजैक्शन माना जाता है। अब समझते हैं ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट को। ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है जिसमें ओरिजिनल बेनिफिशियरी क्रेडिट को पूरा या पार्शली एक या एक से ज़्यादा सेकंड बेनिफिशियरीज को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये टाइप ऑफ एलसी जनरली इंटरमीडियरीज या एजेंट्स यूज़ करते हैं जो दूसरी पार्टीज से गुड्स सप्लाई करवाते हैं। इससे वो सप्लायर्स उसी क्रेडिट के अंडर शिपमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि ओरिजिनल बेनिफिशियरी इंपोर्टर और एक्चुअल सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के बीच इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। फर्स्ट बेनिफिशियरी सेकंड बेनिफिशियरी से रिसीव हुए डॉक्यूमेंट्स की जगह अपना खुद का इनवॉइस और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सब्सटीट्यूट करता है, जिससे वो ट्रांजैक्शन में अपना मार्जिन अर्न कर सकता है। और यूसीपी DC 600 के अकॉर्डिंग लेटर ऑफ क्रेडिट तभी ट्रांसफ़र हो सकता है जब उसकी टर्म्स में एक्सप्रेसली ट्रांसफरेबल लिखा हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये क्रेडिट सिर्फ एक बार ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी फर्स्ट बेनिफिशियरी से सेकंड बेनिफिशियरी तक, लेकिन सेकंड बेनिफिशियरी इसे आगे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता।
ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ओरिजिनल टर्म्स और कंडीशन से गवर्न रहता है और फर्स्ट बेनिफिशियरी सभी टर्म्स ऑल्टर नहीं कर सकता, लेकिन फर्स्ट बेनिफिशियरी को ये परमिशन होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेंट यानी ओपनर की जगह अपना नाम सब्सटीट्यूट कर सके। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट बेनिफिशियरी को यह भी अलाउ करता है कि एक्चुअल सप्लायर और बायर की आइडेंटिटीज एक दूसरे से कॉन्फिडेंशियल रखी जा सके एंड वाइस वर्सा। लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर करते वक्त फर्स्ट बेनिफिशियरी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स मॉडिफाई कर सकता है। क्रेडिट की अमाउंट और यूनिट प्राइस कम की जा सकती है, एक्सपायरी डेट, प्रेजेंटेशन का पीरियड और लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट को शॉर्टन किया जा सकता है और इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है उसे ट्रांसफरिंग बैंक कहते हैं। ये बैंक ट्रांसफ़र इफेक्ट करने के लिए तब तक ऑब्लिगेटेड नहीं होता जब तक कि वो खुद उस एक्सटेंट और मैनर पर अग्री न करे जिसमें ट्रांसफ़र होना है। फर्स्ट बेनिफिशियरी जो एक इंटरमीडियरी होता है, वह अपने इनवॉइसेस या डॉक्यूमेंट्स को बदलकर अपनी इनकम या कमीशन कमा सकता है। अब समझते हैं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट को। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट वो टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें गुड्स को एक प्रीडिफाइंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग मल्टीपल पार्ट्स में शिप किया जा सकता है। बेनिफिशियरी को इन्हीं स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट्स और टाइमलाइंस के हिसाब से शिपमेंट्स करनी होती हैं और डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं। ऐसी कंडीशंस इसलिए स्पेसिफाई की जाती हैं क्योंकि बायर एक साथ पूरी क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव करके स्टोर नहीं करना चाहता। इसकी जगह बायर रेगुलर इंटरवल्स पर गुड्स रिसीव करना प्रिफर करता है, जिससे इन्वेंट्री होल्डिंग, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स और स्टॉक में टाइड अप कैपिटल कम होता है। इंस्टॉलमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर बेनिफिशियरी को अग्रीड शिपमेंट स्केड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है और हर इंस्टॉलमेंट के लिए अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं। अगर बेनिफिशियरी किसी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर कोई शिपमेंट करने में फेल हो जाए एज पर एलसी टर्म्स, तो उस इंस्टॉलमेंट और उसके बाद के सभी इंस्टॉलमेंट्स के लिए क्रेडिट अवेलेबल नहीं रह सकता। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसकी टोटल वैल्यू $1,20,000 है और यह 1,20,000 पीसेज ऑफ टॉयज़ की शिपमेंट कवर करता है। कंडीशन ये है कि हर मंथ 10,000 पीसेज ऑफ टॉयज़ शिप होने चाहिए। एलसी ये स्पेसिफाई करता है कि हर मंथ की 1 से 7 डेट के बीच शिपमेंट होनी चाहिए और पूरी क्वांटिटी एक साल में इसी फिक्स्ड स्केड्यूल के हिसाब से कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट की। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है जिसकी वैल्यू हर शिपमेंट या ड्रॉइंग के बाद ऑटोमेटिकली रिवॉल्व करती है, यानी रीइंस्टेटेड हो जाती है। इससे बेनिफिशियरी बिना नया एलसी इशू करवाए फर्दर शिपमेंट्स कर सकता है। ये रीइंस्टेटमेंट जनरली बिना किसी अमेंडमेंट या इशूइंग बैंक की तरफ से एडिशनल कम्युनिकेशन के ऑटोमेटिकली होती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एप्लीकेंट को एक साथ सभी शिपमेंट्स की फुल वैल्यू का क्रेडिट ओपन नहीं करना पड़ता। एलसी एक बार में 1 या 2 शिपमेंट्स कवर करता है और हर ड्राइंग के बाद अमाउंट ऑटोमेटिकली रीइंस्टेटेड हो जाती है, जिससे सब्सिक्वेंट शिपमेंट्स के लिए वो रीयूज हो सकता है। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट एक मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई करता है शिपमेंट्स के लिए और साथ में वो टाइम पीरियड भी जिसके अंदर सभी शिपमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। हर शिपमेंट के बाद जब क्रेडिट अमाउंट यूटिलाइज हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली रीइंस्टेटेड हो जाती है और बेनिफिशियरी इसे अगली शिपमेंट्स के लिए फिर यूज़ कर सकता है। और रिवॉल्विंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट 2 तरह से स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। पहला वो जिसमें क्रेडिट अमाउंट शिपमेंट के लिए यूज़ होने के बाद ऑटोमेटिकली रीइंस्टेटेड हो जाती है, और दूसरा वो जिसमें क्रेडिट वैल्यू की रीइंस्टेटमेंट तभी होती है जब इशूइंग बैंक की तरफ से कन्फर्मेशन आए। अब समझते हैं रेड क्लॉज और ग्रीन क्लॉज क्रेडिट को। ये दोनों टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंटिसिपेटरी क्रेडिट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें बेसिकली इसीलिए इशू किया जाता है ताकि एक्सपोर्टर को गुड्स शिप करने से पहले ही एडवांस मिल सके। ये एडवांस इस ट्रस्ट पर दिया जाता है कि एक्सपोर्टर अग्रीड टर्म्स के हिसाब से गुड्स ज़रूर शिप करेगा। इन क्रेडिट्स के अंडर बेनिफिशियरी नॉमिनेटेड बैंक से एक स्पेसिफाइड एडवांस ले सकता है रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने के लिए और एक्सपोर्ट के लिए गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। और जब शिपमेंट कंप्लीट हो जाती है और एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो उन प्रोसीड से ये एडवांस रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर बेनिफिशियरी शिपमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता तो ये एडवांस इशूइंग बैंक से रिकवर किया जाता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में बेनिफिशियरी को रॉ मटेरियल्स खरीदने, गुड्स प्रोसेस करने और पैकिंग के लिए एडवांस मिलता है,
ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट इससे एक कदम आगे जाता है। इसमें रॉ मटेरियल्स प्रोसेसिंग और पैकिंग के साथ साथ प्री शिपमेंट स्टोरेज यानी पोर्ट ऑफ ऑरिजिन पर वेयरहाउसिंग और इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं। और प्रैक्टिकली देखें तो ग्रीन क्लॉज लेटर्स ऑफ क्रेडिट जनरली राइस, व्हीट, पल्सेस जैसी कमोडिटीज़ की ट्रेड में यूज़ होते हैं, जहां शिपमेंट से पहले स्टोरेज और इंश्योरेंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब समझते हैं स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट यानी SBLC को। SBLC एक रेगुलर ट्रेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड को फैसिलिटेट करने और बायर एंड सेलर को कंफर्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है, लेकिन यूज़ नहीं होता। ये बेसिकली एक बैकअप या सपोर्ट मैकेनिज्म है। ये तभी एक्टिवेट होता है जब प्रिंसिपल डेटर अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशन मीट करने में डिफ़ॉल्ट कर दे। ऐसे केस में SBLC बेनिफिशियरी को अमाउंट क्लेम करने की फैसिलिटी देता है, जिससे डिफ़ॉल्ट होने पर पेमेंट की अश्योरेंस मिलती है। इसी फंक्शन की वजह से SBLCs बैंक गारंटीज से काफ़ी सिमिलर होते हैं। इन क्रेडिट्स के अंडर जनरली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हैं एक सिंपल क्लेम स्टेटमेंट या ये एविडेंस कि गुड्स डिलीवर नहीं हुई, या एक सर्टिफिकेट जो एक्सपोर्टर की नॉन परफॉर्मेंस इंडिकेट करे। ये टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट जनरली उन देशों में इशू होता है जहां बैंक्स को लीगली गारंटीज इशू करने की परमिशन नहीं होती। हालांकि स्टैंड बाय क्रेडिट एक गारंटी की सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है, लेकिन यह एक वर्सटाइल फाइनेंशियल सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में इवॉल्व हो गया है, जिसकी एप्लीकेशंस एक टिपिकल डिमांड गारंटी से कहीं ज़्यादा ब्रॉड है। ये ट्रेड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नॉन परफॉर्मेंस के केसेस को भी कवर करता है, और SBLCs को कभी कभी UCP रूल्स के अंडर इशू किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेशनल चैम्बर ऑन कॉमर्स ICC ने इनके इफेक्टिव यूज़ के लिए एक अलग सेट ऑफ गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस किया है, जिसे इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस ISP 98 कहते हैं। अब समझते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोसेस को। लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर ट्रांजैक्शंस को एक क्लियर प्रोसेस के थ्रू समझा जा सकता है, जो बायर, सेलर और बैंक्स के बीच इन्वॉल्व्ड स्टेप्स का सीक्वेंस दिखाता है। सबसे पहले बायर और सेलर सेल की टर्म्स पर अग्री करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, जिसमें गुड्स की टाइप्स, डिलीवरी स्केड्यूल और मोड ऑफ पेमेंट जैसी डिटेल्स स्पेसिफाई होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में यह भी रिक्वायर किया जाता है कि बायर यानी इंपोर्टर एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करे। इसके बाद बायर अपने बैंक के पास जाता है और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के हिसाब से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए अप्लाई करता है। बैंक बायर की क्रेडिट वर्दीनेस, सैंक्शन लिमिट्स और एप्लीकेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए कैश मार्जिन्स को इवैल्यूएट करने के बाद LC इशू करने के लिए प्रोसीड करता है। इसके अलावा एप्लीकेंट की क्रेडिट वर्दीनेस असेस करने के साथ साथ बैंक कुछ और फैक्टर्स भी इवैल्यूएट करता है, जैसे कि गुड्स इंपोर्ट के लिए परमिटेड हैं या नहीं, कोई इंपोर्ट लाइसेंस रिक्वायर्ड है या नहीं, और इसमें इन्वॉल्व डॉक्यूमेंट्स और कंडीशंस क्या हैं। ये सब इंश्योर करना ज़रूरी है ताकि इंपोर्ट रेगुलेशंस और बैंकिंग रूल्स और प्रैक्टिसेस दोनों की कंप्लायंस हो सके। जनरली लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो ये हैं। फर्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक्सपोर्टर इंपोर्टर या बैंक से पेमेंट डिमांड करता है, और ये UCP के अंडर मैंडेटरी नहीं है। सेकंड है कमर्शियल इनवॉइस। ये एक्सपोर्टर की तरफ से इश्यू किया गया डॉक्यूमेंट है जिसमें गुड्स, प्राइस और टर्म्स ऑफ सेल की डिटेल्स होती हैं। थर्ड है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट यानी बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल। ये प्रूफ होता है कि गुड्स शिप हो गई हैं। बिल ऑफ लेडिंग के केस में ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह भी सर्व कर सकता है। फोर्थ है इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। ये एविडेंस होता है कि ट्रांजिट के दौरान रिस्क्स के अगेंस्ट गुड्स इंश्योर्ड हैं। फिफ्थ है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ये कंफर्म करता है कि गुड्स इंस्पेक्ट हो चुकी हैं और रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस मीट करती हैं। सिक्स्थ है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। ये सर्टिफाई करता है कि गुड्स किस देश में मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हुई हैं। और सेवेंथ है अदर डॉक्यूमेंट्स। ये वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट गुड्स की नेचर या लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जैसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट या लीगलाइज्ड इनवॉइस। साथ ही लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर सबमिट होने वाले डॉक्यूमेंट्स डिसाइड करते वक्त ये क्लियरली स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि कस्टम्स क्लियरेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और साथ ही वो डॉक्यूमेंट्स भी जो बायर और सेलर के बीच हुए अग्रीमेंट को रिफ्लेक्ट करते हों। प्राइसेस लेटर ऑफ क्रेडिट की करेंसी में स्टेटेड होनी चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट्स LC की लैंग्वेज में या LC में स्पेसिफाइड लैंग्वेज में प्रिपेयर्ड होने चाहिए। जैसे कि बैंक क्रेडिट इंग्लिश में इश्यू कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरी लैंग्वेज जैसे फ्रेंच में सबमिट करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बैंक्स अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं,
लेकिन वो उन डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन भी रिक्वायर कर सकते हैं ताकि सभी पार्टीज़ के लिए वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन आसान हो सके। अब चौथा स्टेप ये है कि इशुइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को सेलर के देश में लोकेटेड एडवाइजिंग बैंक के थ्रू बेनिफिशियरी को भेजता है। सेलर एक स्पेसिफिक बैंक सजेस्ट कर सकता है जो एडवाइजिंग बैंक की तरह एक्ट करे, या फिर इशुइंग बैंक उस देश में अपना कोई कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक चूज कर सकता है। फिफ्थ स्टेप ये है कि एडवाइजिंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को सेलर को ट्रांसमिट करता है। जनरली स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू बैंक्स के बीच कम्युनिकेशन करने का एक मेथड है जिसे इस चैप्टर में आगे डिस्कस किया जाएगा। फॉरवर्ड करने से पहले एडवाइजिंग बैंक एलसी की अपीयरेंट ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करता है। सिक्स्थ स्टेप में सेलर लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन सभी टर्म्स और कंडीशंस को केयरफुली एग्जामिन करता है ताकि यह इंश्योर हो सके कि वो अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट से मैच करती हैं। अगर कोई कंडीशन मीट नहीं हो सकती तो सेलर को तुरंत बायर को इन्फॉर्म करना चाहिए और एलसी में अमेंडमेंट रिक्वेस्ट करनी चाहिए। सेवन्थ स्टेप में लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव होने और उसकी टर्म्स पर अग्री करने के बाद सेलर गुड्स प्रिपेयर करता है और अकॉर्डिंगली शिपमेंट अरेंज करता है। फिर सेलर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट यानी बिल ऑफ लेडिंग और दूसरे स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो एलसी के अंडर नॉमिनेटेड, कंफर्मिंग या इशुइंग बैंक को सबमिट किए जाने होते हैं। आठवीं स्टेप में सेलर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स के हिसाब से सबमिट करता है। बैंक डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करता है और अगर सब ठीक हो और क्रेडिट की टर्म्स कंप्लाई होती हों तो उन्हें इशुइंग बैंक को फॉरवर्ड करता है। जहां एलसी कंफर्म्ड हो वहां डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग बैंक को या डायरेक्टली इशुइंग बैंक को भेजे जा सकते हैं, लेकिन जनरली कंफर्मेशन का पूरा बेनिफिट लेने के लिए इन्हें कंफर्मिंग बैंक के थ्रू रूट किया जाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंफर्मेशन लेने का पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। जब डॉक्यूमेंट्स यूजेंस एलसी के अंडर हों तो कंफर्मिंग या इशुइंग बैंक डॉक्यूमेंट्स की एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करता है और पेमेंट की ड्यू डेट स्पेसिफाई करता है डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने वाले पर्सन को। कंफर्मिंग बैंक या इशुइंग बैंक से मिली एक्सेप्टेंस के बेस्ड पर नॉमिनेटेड बैंक बेनिफिशियरी को इमीडिएट पेमेंट करके डॉक्यूमेंट्स निगोशिएट कर सकता है। और साइट बिल्स के केस में कंफर्मिंग बैंक या इशुइंग बैंक 5 बैंकिंग डेज के अंदर पेमेंट करता है, लेकिन तभी जब डॉक्यूमेंट्स लेटर ऑफ क्रेडिट की सभी टर्म्स और कंडीशंस को फुली कंप्लाई करते हों। नाइन्थ स्टेप में जब लेटर ऑफ क्रेडिट में रीइंबर्समेंट क्लॉज हो तो नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक रीइंबर्सिंग बैंक के साथ रीइंबर्समेंट क्लेम रेज करता है। साइट बिल के केस में ये इमीडिएटली होता है और अगर बिल असेंस पर पेएबल हो तो ड्यू डेट पर होता है। 10th स्टेप में रीइंबर्सिंग बैंक इशुइंग बैंक की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट करता है। ये पेमेंट इशुइंग बैंक के उस नोस्ट्रो या वोस्ट्रो अकाउंट को डेबिट करके होती है जो रीइंबर्सिंग बैंक के पास मेंटेन्ड है। 11th स्टेप में जब नॉमिनेटेड या निगोशिएटिंग बैंक को फंड्स मिलते हैं तो अगर बेनिफिशियरी को पहले पेमेंट नहीं हुई तो अब पेमेंट की जाती है, और अगर बिल पहले ऑलरेडी नेगोशिएट हो चुका हो और बेनिफिशियरी को फंड्स मिल भी चुके हों तो ये रिसीव्ड अमाउंट उसी एडवांस को एडजस्ट या रिकवर करने में यूज़ होती है। 12th स्टेप में इशुइंग बैंक डॉक्यूमेंट्स रिसीव करके उन्हें एग्जामिन करता है, ये देखने के लिए कि लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स प्रॉपरली कंप्लाई हो रही हैं या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लायंट हों तो इशुइंग बैंक पेमेंट करता है या डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। साइट बिल के केस में डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट को पेमेंट के अगेंस्ट हैंड ओवर होते हैं या जो भी अरेंजमेंट एप्लीकेंट और इशुइंग बैंक के बीच हो उसके हिसाब से। और अगर डॉक्यूमेंट्स यूजेंस एलसी के अंडर हों तो इशुइंग बैंक उन्हें एप्लीकेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट रिलीज करता है, और जनरली एप्लीकेंट से ये अंडरटेकिंग लेता है कि ड्यू डेट पर अकाउंट डेबिट किया जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एडवाइजिंग बैंक और निगोशिएटिंग या कंफर्मिंग बैंक बेनिफिशियरी के देश में एक ही बैंक हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। दोनों ही केसेस में हर बैंक अपना असाइंड रोल परफॉर्म करता है। अब समझते हैं अमेंडमेंट ऑफ अ लेटर ऑफ क्रेडिट को। लेटर ऑफ क्रेडिट में अमेंडमेंट तब ज़रूरी होती है जब ओरिजिनल टर्म्स बायर और सेलर के बीच अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट से मैच नहीं करती, या जब प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से चेंजेस ज़रूरी हो जाते हैं। ये अमेंडमेंट्स डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स में मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, शिपमेंट और नेगोशिएशन की डेट एक्सटेंड करने से रिलेटेड हो सकती हैं, या वैल्यू, प्राइस या क्वांटिटी में चेंजेस से रिलेटेड हो सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में अमेंडमेंट्स तभी इफेक्टिव होती हैं जब सभी इन्वॉल्व पार्टीज इन्हें एक्सेप्ट करें, जिसमें बेनिफिशियरी और अगर कोई कंफर्मिंग बैंक हो तो वो भी शामिल है। अब समझते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट ऑपरेशन फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को।
इंपोर्ट लेटर्स ऑफ क्रेडिट बैंक्स द्वारा बायर्स या इंपोर्टर्स की रिक्वेस्ट पर इशू किए जाते हैं। इसीलिए इशूइंग बैंक के लिए यह इंश्योर करना ज़रूरी है कि इंपोर्ट होने वाली गुड्स परमिटेड हैं और ट्रांजैक्शन देश के एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस को कंप्लाई करता है। साथ ही इशूइंग बैंक को यह भी इंश्योर करना होता है कि इंपोर्टर क्रेडिट वर्दी है और एलसी लिमिट्स सैंक्शन के लिए एलिजिबल है। एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो जाए तो बैंक बेनिफिशियरी को पेमेंट ऑनर करने की कमिटमेंट और गारंटी लेता है, लेकिन तभी जब सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स क्रेडिट की टर्म्स और कंडीशंस कंप्लाई करते हों। इंडिया में बैंक्स जनरली कुछ ऐसे सिर्कमस्टेंसेस में इंपोर्ट लेटर्स ऑफ क्रेडिट ओपन करते हैं, जैसे पहला, जब इंडिया का कोई रेजिडेंट देश में गुड्स इंपोर्ट करे। दूसरा, जब कोई ट्रेडर एक देश से गुड्स खरीदकर उन्हें किसी दूसरे देश को सेल करे, जिसे मर्चेंटिंग ट्रेड कहते हैं। और तीसरा, जब कोई इंडियन एक्सपोर्टर जो विदेश में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा हो, किसी थर्ड कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन के देश में गुड्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत हो। इन तीनों में से पहली कैटेगरी रूटीन बैंकिंग ऑपरेशंस में सबसे कॉमन है, क्योंकि इसमें इंडिया के अंदर कंजम्पशन या यूज़ के लिए गुड्स इंपोर्ट होती हैं। इसी के साथ समझते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट ऑपरेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को। जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट सप्लायर्स या एक्सपोर्टर्स के फेवर में इश्यू होते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट एलसीज कहते हैं। ये जनरली इंडिया के बाहर के बायर्स या इंपोर्टर्स द्वारा इंडियन एक्सपोर्टर्स से गुड्स या सर्विसेज खरीदने के लिए ओपन किए जाते हैं। इंडियन बेनिफिशरीज को यह एलसीज कई पर्पजेस के लिए रिसीव हो सकते हैं। फर्स्ट, इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री को गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के लिए। सेकंड, इंडिया के बाहर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए यान प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, जहां इंडियन एक्सपोर्टर्स गुड्स और सर्विसेज या तो पूरी तरह इंडिया से सप्लाई करते हैं या पार्टली इंडिया से और पार्टली थर्ड कंट्रीज से। थर्ड, डीम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए, जहां गुड्स फिजिकली इंडिया से बाहर नहीं जाती, लेकिन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस या एक्सटर्नल एजेंसीज द्वारा सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स को फॉरेन एक्सचेंज में फंडेड सप्लाई होती है। और फोर्थ, मर्चेंटिंग ट्रेड के लिए, जहां एक इंडियन इंटरमीडियरी गुड्स को पूरी तरह इंडिया के बाहर ही बाय और सेल करता है, गुड्स देश में एंटर नहीं करती। इन सभी सिचुएशंस में ट्रांजैक्शंस इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का जरिया बनते हैं। साथ ही इंडिया के बैंक्स एक्सपोर्ट लेटर्स ऑफ क्रेडिट में अलग अलग रोल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एडवाइजिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, नामित बैंक, ट्रांसफरिंग बैंक और रीइम्बराइजिंग बैंक। ये ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। और इन सभी ट्रांजैक्शंस में बैंक दो तरफ से सर्विसेज रेंडर करता है, एक इशूइंग बैंक के एजेंट या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की तरह और दूसरा एक्सपोर्टर की तरफ से। अब समझते हैं कि इंडिया के बैंक्स इन अलग अलग रोल्स में क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवाइजिंग एक्सपोर्ट एलसीज की। जब एडवाइजिंग बैंक को इशूइंग बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव होता है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि बेनिफिशियरी को कुछ भी बताने से पहले एलसी की अपीयरेंट ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करो। और सिर्फ ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना काफ़ी नहीं है, एक प्रूडेंट बैंकर की तरह बैंक को पूरा एलसी प्रॉपर्ली रिव्यू करना चाहिए, अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन और उसकी टर्म्स अच्छे से समझनी चाहिए और बेनिफिशियरी को सही गाइडेंस देनी चाहिए। यहाँ एक रूल बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट, चाहे किसी भी मोड से आया हो, बेनिफिशियरी को तब तक एडवाइस नहीं होना चाहिए जब तक उसकी अपैरेंट ऑथेंटिसिटी वेरीफाई ना हो जाए। अब एडवाइजिंग बैंक का फाइनेंशियल एक्सपोजर क्या होता है? सच में कोई नहीं। यह बैंक कोई क्रेडिट रिस्क नहीं लेता, डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट पेमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती और इस फंक्शन के लिए कोई कैपिटल एडिक्वेसी एलोकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। बैंक सिर्फ एलसी एडवाइस करता है और इस सर्विस के लिए एक वन टाइम फी अर्न करता है। लेकिन एक सिचुएशन और होती है, अगर एडवाइजिंग बैंक एलसी की अपारेंट ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं कर पा रहा, तो वो अपने डिस्क्रिशन पर इसे एडवाइस करने का चूज़ कर सकता है। लेकिन तब उसे बेनिफिशियरी को क्लियरली बताना होगा कि ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं हुई, और साथ ही इशूइंग बैंक या जिस बैंक से एलसी आया उसे भी नोटिफाई करना होगा कि क्रेडिट बिना ऑथेंटिकेशन के एडवाइस हुआ है। और कुछ सिचुएशंस में, जैसे जब लेटर ऑफ क्रेडिट किसी एम्बार्गोड या रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से आया हो, बैंक एलसी एडवाइस ना करने का चूज़ कर सकता है। ऐसे केसेस में बैंक को इशूइंग बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो ये क्रेडिट हैंडल या एडवाइस नहीं करेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात, एडवाइजिंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट सिर्फ एक वन टाइम सर्विस नहीं है, ये फ्यूचर बिजनेस के लिए भी डोर्स ओपन करता है, क्योंकि इसी एलसी के अंडर आगे निगोशिएशन और डिस्काउंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स जैसी एडिशनल सर्विसेज मिल सकती हैं।
लेकिन एडवाइजिंग बैंक की जिम्मेदारी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये लेटर ऑफ क्रेडिट में होने वाले सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स भी रिसीव करके बेनिफिशियरी को कम्युनिकेट करता है। यूसीपीडीसी यानी यूसीपी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स उसी बैंक के थ्रू एडवाइस होने चाहिए जिसने ओरिजिनल एलसी एडवाइस किया था, और अमेंडमेंट्स एडवाइस करते वक्त भी बैंक को उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करनी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ओरिजिनल एलसी हो या कोई अमेंडमेंट, दोनों को बेनिफिशियरी तक प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। कोई भी डिले बेनिफिशियरी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। अब जानते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एक्सपोर्ट लेटर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। कन्फर्मेशन बेसिकली यह है कि एक दूसरा बैंक, जनरली बेनिफिशियरी के देश में लोकेटेड, लेटर ऑफ क्रेडिट में अपनी खुद की गारंटी ऐड करता है। इससे बेनिफिशियरी को इशूइंग बैंक की अंडरटेकिंग के साथ साथ एक एडिशनल अश्योरेंस भी मिलती है। अब जब कोई बैंक एलसी में कॉन्फर्मेशन ऐड करता है तो उसे दो चीज़ें असेस करनी होती हैं। पहला, इशूइंग बैंक का रिस्क, और दूसरा उस देश का रिस्क जिसमें इशूइंग बैंक ऑपरेट करता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कन्फर्मिंग बैंक ये ऑब्लिगेशन लेता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स एलसी की टर्म्स कंप्लाई करते हों तो पेमेंट करेगा या क्रेडिट ऑनर करेगा। अब बैंक्स हर किसी का एलसी कंफर्म नहीं करते। जनरली बैंक सिर्फ उन्हीं लेटर्स ऑफ क्रेडिट में कन्फर्मेशन ऐड करने पर अग्री करते हैं जो उनकी अपनी ब्रांचेस, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स या उन इंस्टीट्यूशंस ने इशू किए हों जिनके साथ उनकी एस्टैब्लिश्ड क्रेडिट लाइंस हों। ये डिसीजन इशूइंग बैंक की स्टैंडिंग और क्रेडिट वर्दीनेस के बेस्ड पर होता है। अब इंडिया के बैंक्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि एलसी कंफर्मेशन में इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी ईसीजीसी के ट्रांसफ़र गारंटी स्कीम के थ्रू मिटिगेट किया जा सकता है। ये स्कीम बैंक्स को एलसी में कंफर्मेशन ऐड से आने वाले कमर्शियल रिस्क्स जैसे इशूइंग बैंक का डिफ़ॉल्ट और पॉलिटिकल रिस्क जैसे कंट्री रिलेटेड इश्यूज दोनों से प्रोटेक्ट करती है। अब समझते हैं निगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर एक्सपोर्ट एलसीज को। यूजेंस लेटर्स ऑफ क्रेडिट में पेमेंट तुरंत नहीं होती बल्कि एक फ्यूचर डेट पर होती है, लेकिन एक्सपोर्टर को उस ड्यू डेट का इंतज़ार करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उसे पहले ही फंड्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में एक्सपोर्टर बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्यूमेंट्स डिस्काउंट कर दो, यानी अभी फंड्स दे दो। ये बैंक नॉमिनेटेड बैंक हो सकता है, कंफर्मिंग बैंक हो सकता है, या एक्सपोर्टर का अपना बैंक भी हो सकता है। अब जब बैंक ये एडवांस फंड्स देता है तो वो इशूइंग बैंक का क्रेडिट रिस्क लेता है, और अगर एलसी कंफर्म्ड हो तो कंफर्मिंग बैंक का भी। साथ ही एक और रिस्क होता है जिसे डॉक्यूमेंट्री रिस्क कहते हैं। ये रिस्क तब आता है जब इशूइंग बैंक बाद में डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी फाइंड करे और ड्यू डेट पर पेमेंट करने से रिफ्यूज़ कर दे। ऐसे केस में अगर इशूइंग बैंक डिफ़ॉल्ट कर दे तो निगोशिएटिंग बैंक एक्सपोर्टर से अमाउंट रिकवर कर पाएगा या नहीं, ये उन दोनों के बीच की अग्रीड टर्म्स पर डिपेंड करता है। इंडिया में बैंक्स ये नेगोशिएशन दो तरह से करते हैं। पहला है नॉन रिकर्स बेसिस, जिसमें बैंक पूरी तरह इशूइंग बैंक की क्रेडिट वर्थनेस और लिमिट्स पर रिले करता है, और दूसरा है रिकर्स बेसिस, जिसमें बैंक एक्सपोर्टर की सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट्स यूज़ करता है ताकि ज़रूरत पड़े तो एक्सपोर्टर से रिकवरी हो सके। अब बात करते हैं पेमेंट और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपोर्ट एलसीज की। लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इशूइंग बैंक डायरेक्टली प्रेजेंटिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने पर दी गई इंस्ट्रक्शंस के बेस्ड पर पेमेंट कर सकता है, या फिर एलसी में एक रीइंबर्समेंट क्लॉज भी हो सकता है जो निगोशिएटिंग बैंक को निगोशिएशन के बाद एक डेजिग्नेटेड रीइंबर्सिंग बैंक से पेमेंट क्लेम करने की फैसिलिटी देता है, चाहे क्रेडिट साइड पर पेएबल हो या यूसेंस पर। इसके लिए जब इशूइंग बैंक एलसी में रीइंबर्समेंट क्लॉज इंक्लूड करता है तो वो एक रीइंबर्सिंग बैंक डेजिग्नेट करता है। जनरली वो बैंक जहां उसका नोस्ट्रो या वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन्ड हो, और उसे ऑथोराइज करता है कि एलसी के अंडर वैलिड क्लेम रिसीव होने पर इशूइंग बैंक का अकाउंट डेबिट करके क्लेमिंग बैंक को पेमेंट करे। अब यहाँ प्रेजेंटिंग या क्लेमिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि रीइंबर्समेंट क्लेम तभी करे जब डॉक्यूमेंट्स फुली लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स कंप्लाई करते हों। अगर क्लेम कर दिया और बाद में इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रेपेंसीज मिले तो रिसीव्ड अमाउंट गुड वैल्यू यानी इंटरेस्ट के साथ रिफंड करनी होगी। और रीएम्बर्सिंग बैंक की बात करें तो ये हर ट्रांजैक्शन के लिए एक फ़ी अर्न करता है, और साथ ही इशूइंग बैंक के उसके पास मेंटेन्ड फंड से फ्लोट इनकम का भी बेनिफिट लेता है। रीइंबर्सिंग बैंक अपना कमीशन तब भी अर्न करने का एंटिटल्ड होता है जब एलसी के अंडर कोई क्लेम अल्टीमेटली ना हो, और यह तभी होता है जब इशूइंग बैंक ने रीइंबर्समेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश की हो। ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसीज हों और प्रेजेंटिंग या नॉमिनेटेड बैंक रीइंबर्समेंट क्लेम करने की बजाय उन्हें कलेक्शन बेसिस पर इशूइंग बैंक को फॉरवर्ड करने का चूज करे। अब रीइंबर्सिंग बैंक का रोल देखते हैं।
ये बैंक डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन नहीं करता और न ही क्लेम की एक्यूरेसी वेरीफाई करता है। इसका रोल सिर्फ ये है कि क्लेम की ऑथेंटिसिटी और इशूइंग बैंक से मिले रीइंबर्समेंट मैंडेट को कंफर्म करके क्लेमिंग बैंक को पेमेंट करे। ये पेमेंट एक रीजनेबल पीरियड के अंदर होती है, जनरली साइट बिल्स के केस में क्लेम रिसीव होने के 3 बैंकिंग डेज के अंदर और यूजेंस बिल्स के केस में ड्यू डेट पर। रीइंबर्सिंग बैंक्स के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आईसीसी के यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट्स अंडर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स यानी URR 725 आईसीसी ब्रोशर नंबर 725 से गवर्नड होते हैं। अब समझते हैं LCs विद यूजेंस पेएबल एट साइट यानी UPAS क्लॉज को। सोचो एक सिचुएशन है जहां इंपोर्टर चाहता है कि पेमेंट यूजेंस पर हो यानी कुछ टाइम बाद, लेकिन एक्सपोर्टर को तुरंत पैसे चाहिए जैसे ही डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हों। दोनों की नीड्स बिल्कुल अलग हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करें? यहीं UPAS यानी यूसैंस पेएबल एट साइट क्लॉज काम आता है, जो दोनों पार्टीज की नीड्स को एक साथ बैलेंस करता है। ये क्लॉज इशूइंग बैंक बायर की रिक्वेस्ट पर लेटर ऑफ क्रेडिट में इंक्लूड करता है। इसकी वजह से एक्सपोर्टर को साइट पर पेमेंट मिल जाती है, चाहे LC खुद एक फ्यूचर मैच्योरिटी डेट पर पेएबल हो। प्रोसेस की बात करें तो गुड्स डिस्पैच होने के बाद एक्सपोर्टर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएटिंग बैंक को सबमिट करता है और साथ में एक पेमेंट रिक्वेस्ट भी देता है जो UPAS क्लॉज के अंडर ऑथोराइज्ड होती है। अब UPAS क्लॉज एक्टिवेट होने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली, एक्सपोर्टर को LC के अंडर डॉक्यूमेंट्स के साथ इशूइंग बैंक को पेमेंट रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी और दूसरी, प्रेजेंट किए गए डॉक्यूमेंट्स लेटर ऑफ क्रेडिट की सभी टर्म्स और कंडीशंस को फुली कंप्लाई करने चाहिए। जैसे ही इशूइंग बैंक डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है और सब कुछ कंप्लायंट पाता है, वो तुरंत UPAS क्लॉज के हिसाब से बेनिफिशियरी को पेमेंट कर देता है। अब इसके प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बायर और सप्लायर एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं और उसके बाद बायर अपने बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि UPAS क्लॉज के साथ LC ओपन किया जाए। इशूइंग बैंक एप्लीकेशन वेरीफाई करके LC इश्यू करता है और सप्लायर का एडवाइजिंग बैंक उस LC की अपेरेंट ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करके सप्लायर को नोटिफाई करता है। इसके बाद सप्लायर गुड्स शिप करता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएटिंग बैंक को सबमिट करता है, साथ में एडवांस यानी साइट पर पेमेंट की रिक्वेस्ट भी देता है। निगोशिएटिंग बैंक ये डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बैंक को फॉरवर्ड करता है, जो उन्हें कंप्लायंस के लिए चेक करता है। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लायंट पाए जाएं तो इशूइंग बैंक UPAS क्लॉज के कंडीशंस के हिसाब से सप्लायर को साइट पर पेमेंट कर देता है, यानी सप्लायर को तुरंत पैसे मिल जाते हैं। दूसरी तरफ बायर को अब भी पेमेंट नहीं करनी, उसे बैंक को अग्रीड यूजेंस डेट पर रीपे करना है। इसी अरेंजमेंट के अंडर डॉक्यूमेंट्स बायर को रिलीज हो जाते हैं और बायर का अकाउंट अग्रीड यूजेंस ड्यू डेट पर डेबिट किया जाता है। इस तरह दोनों पार्टीज की नीड्स एक साथ पूरी होती हैं, एक्सपोर्टर को तुरंत पेमेंट और इंपोर्टर को पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम। अब समझते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में लगने वाले फीस और चार्जेस को। LC ट्रांजैक्शन में कई तरह की फीस और चार्जेस इन्वॉल्व्ड होती हैं, जो क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करने, टेनर या पेमेंट टर्म्स डिटरमिन करने, निगोशिएटिंग बैंक्स को रीइंबर्समेंट हैंडल करने और इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने जैसी सर्विसेज से अराइज होती है। तो देखते हैं कि लेटर्स ऑफ क्रेडिट के अंडर कौन कौन से चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। पहला है ओपनिंग चार्जेस। ये वो फीस हैं जो इशूइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करते वक्त चार्ज करता है। इनमें कमिटमेंट चार्जेस और यूसेंस चार्जेस शामिल होते हैं, जो LC की पूरी ड्यूरेशन के लिए अपफ्रंट कलेक्ट किए जाते हैं। कमिटमेंट पीरियड वो टाइम होता है जो LC ओपन होने की डेट से उसकी एक्सपायरी तक होता है और बैंक इस पूरे पीरियड के दौरान LC के अंडर जो कमिटमेंट और अंडरटेकिंग लेता है उसके लिए ये फी चार्ज करता है। यूजेंस पीरियड वो क्रेडिट पीरियड होता है जो सेलर बायर को पेमेंट करने के लिए देता है। ये दोनों के बीच म्यूचुअली अग्रीड होता है। ये पीरियड कुछ दिनों जैसे साइट बिल्स के लिए 7 to 10 डेज से लेकर 90 या 180 डेज साइट के बाद, शिपमेंट डेट के बाद या उससे भी लंबे टाइम के बाद पेमेंट की जा सकती है। बैंक्स इस डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो फी चार्ज करते हैं उसे यूजेंस चार्जेस कहते हैं। दूसरा है रिटायरमेंट चार्जेस। यह चार्जेस तब पेएबल होते हैं जब इंपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर रिसीव हुए डॉक्यूमेंट्स लेता है, यानी रिटायर करता है। इशूइंग बैंक LC की टर्म्स और कंडीशंस और UCP गाइडलाइंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स यानी बिल्स स्क्रूटिनाइज करता है और जनरली इनवॉइस वैल्यू के एक परसेंटेज के तौर पर चार्जेस लगाता है। थर्ड है रीइंबर्समेंट चार्जेस।
जब लेटर ऑफ क्रेडिट में रीइंबर्समेंट क्लॉज हो जो नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक को रीइंबर्सिंग बैंक से फंड्स क्लेम करने की फैसिलिटी देता है, तो रीइंबर्समेंट बैंक पेमेंट प्रोसेस करने के लिए एक फ़ी चार्ज करता है। ये चार्जेस जनरली बेनिफिशियरी की तरफ से बेयर किए जाते हैं। फोर्थ है एडवाइजिंग चार्जेस। ये वे फीस हैं जो एडवाइजिंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को बेनिफिशियरीज कंट्री तक कम्युनिकेट करने के लिए चार्ज करता है। जनरली ये फीस बेनिफिशियरी को पे करनी होती है जब तक कि अदरवाइज स्पेसिफाई ना किया गया हो, लेकिन कुछ केसेस में ये चार्जेस पहले इशूइंग बैंक बेयर करता है और बाद में एप्लीकेंट से रिकवर करता है। तो एडवाइजिंग चार्जेस अल्टीमेटली बेनिफिशियरी के अकाउंट में हो सकती हैं या इशूइंग बैंक के, या एलसी की टर्म्स पर डिपेंड करता है। फिफ्थ है कन्फर्मेशन चार्जेस। जब किसी दूसरे बैंक द्वारा जनरली बेनिफिशियरी के देश में लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्म किया जाता है, तो कंफर्मिंग बैंक अपनी गारंटी ऐड करने के लिए एक फ़ी चार्ज करता है। यह फ़ी इशूइंग बैंक की स्टैंडिंग और क्रेडिट वर्थिनेस पर डिपेंड करती है, और यह बेनिफिशियरी या इशूइंग बैंक यानी अल्टीमेटली एप्लीकेंट किसकी तरफ से बेयर होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और एलसी में स्टिपुलेटेड प्रोविजंस पर डिपेंड करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट स्पेसिफाई करे कि कुछ चार्जेस बेनिफिशियरी बेयर करेगा और बेनिफिशियरी उन्हें पे न करे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली इम्पोर्टर यानी एप्लीकेंट पर आ जाती है। साथ ही एप्लीकेंट ये ऑब्लिगेशन भी लेता है कि फॉरेन लॉज या प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस की वजह से बैंक्स पर जो भी लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस अराइज हों, उनके अगेंस्ट वो बैंक्स को इंडेमनीफाई करेगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंगलोर के ए रेडीमेड गारमेंट्स के सप्लायर यानी एक्सपोर्टर हैं, और लंदन के बी एक बायर यानी इम्पोर्टर हैं जो जीबीपी 1 लाख की गारमेंट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। ये दोनों की पहली ट्रांजैक्शन है और दोनों के बीच कोई प्रायर बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में ए बिना पेमेंट की अश्योरेंस के गुड्स शिप करने को तैयार नहीं है और बी शिपमेंट से पहले एडवांस पेमेंट देने को तैयार नहीं है। इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए दोनों लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू ट्रांजैक्शन करने पर अग्री करते हैं जो साइट पर पेएबल होगा। इसके अंडर बी अपने बैंक के थ्रू एलसी ओपन करवाएगा जो ए को क्रेडिट कंप्लायंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर पेमेंट की गारंटी देगा। तो बी अपने बैंक बीसीडी बैंक लंदन के पास जाता है और जीबीपी 1 लाख का लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने की रिक्वेस्ट करता है। बी को अवेलेबल क्रेडिट फैसिलिटीज के बेस्ड पर बैंक ए के फेवर में बैंगलोर में एलसी इश्यू करता है। यह एलसी फिर XYZ बैंक बैंगलोर को ट्रांसमिट होता है जो एडवाइजिंग बैंक की तरह एक्ट करता है और ए को क्रेडिट की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है। XYZ बैंक बैंगलोर लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करता है और एडवाइजिंग चार्जेस कलेक्ट करके ए को एलसी एडवाइस करता है। ये एलसी इंडिया में किसी भी बैंक के साथ नेगोशिएशन के लिए अवेलेबल है और इसमें एक रिम्बर्समेंट क्लॉज भी है जो यूएसए बैंक न्यूयॉर्क से पेमेंट क्लेम करने की फैसिलिटी देता है जो रिम्बर्सिंग बैंक की तरह एक्ट करता है। इसी के हिसाब से बीसीडी बैंक यूएसए बैंक को एक रिम्बर्समेंट अथॉरिटी इश्यू करता है जो बीसीडी बैंक का यूएसडी नोस्ट्रो अकाउंट होल्ड करता है। अब ए लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स को एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट से मैच करके वेरीफाई करता है और एलसी कंडीशंस के हिसाब से गुड्स मैन्युफैक्चर करके शिप करता है। फिर वो सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके एबीसी बैंक बैंगलोर को सबमिट करता है जो निगोशिएटिंग बैंक की तरह एक्ट करता है। एबीसी बैंक की बीसीडी बैंक लंदन के साथ एस्टैब्लिश्ड क्रेडिट लाइंस हैं, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स निगोशिएट करने और ए को फंड्स प्रोवाइड करने पर अग्री करता है। डॉक्यूमेंट्स निगोशिएट करने के बाद एबीसी बैंक बैंगलोर ए को एप्लीकेबल चार्जेस और इंटरेस्ट डिडक्ट करके एलसी की वैल्यू पे कर देता है। साथ ही वो यूएसए बैंक न्यूयॉर्क से रीइंबर्समेंट क्लेम भी करता है और इसी के साथ एबीसी बैंक ए से रिसीव हुए डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट सेट बीसीडी बैंक लंदन को भेज देता है। यूएसए बैंक न्यूयॉर्क को एबीसी बैंक बैंगलोर का रीइंबर्समेंट क्लेम रिसीव होते ही वो बीसीडी बैंक लंदन के अपने पास मेंटेन्ड यूएसडी नोस्ट्रो अकाउंट को डेबिट करके पेमेंट कर देता है। इसके बाद बीसीडी बैंक लंदन को एबीसी बैंक बैंगलोर से डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं। बीसीडी बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करता है और कंफर्म करता है कि यह लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स कंप्लाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स कंप्लायंट पाए जाने के बाद बीसीडी बैंक एलसी की वैल्यू एप्लीकेबल इंटरेस्ट और चार्जेस के साथ रिकवर करके डॉक्यूमेंट्स लंदन में एप्लीकेंट बी को रिलीज कर देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2.6 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर 2.7 में।